नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एएलपी 2024 CBT 1 एग्ज़ाम केमिकल रिएक्शन से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 तक हम कर चुके थे। 47 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में कि सोडियम सल्फेट का रिएक्शन जब बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो क्या निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे। सोडियम सल्फेट फॉर्मूला ये होता है, इसका रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड से BaCl। तो क्या प्राप्त होता है जी, ये प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट और क्या NaCl साधारण नमक। ठीक है, ये प्राप्त होता है। तो जो बेरियम सल्फेट होता है ये वाला, ये बेरियम सल्फेट क्या होता है, अघुलनशील होता है, श्वेत अवक्षेप होता है। ठीक है, ये जल में नहीं घुलता है। और कैसा अवक्षेप होता है जी, श्वेत अवक्षेप होता है। कंप्लीट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, देखो इसमें बेरियम सल्फेट, साधारण नमक और श्वेत अवक्षेप प्राप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो FeSO4 को अगर हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या मिलता है जी, तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीनों का तीनों यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये कैसा होता है जी, तो ये होता है हमारा भूरा होता है। ठीक, किस कलर का होता है जी, तो भूरा ठोस होता है। किस कलर का होता है जी, भूरा होता है, ठोस में होता है। ठीक है, आज सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसा होता है जी, रंगहीन गैस होते हैं। दोनों को दोनों क्या होता है, रंगहीन गैस होते हैं। कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तीनों उत्पाद प्राप्त होता है। कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा नियम सही है। ठीक है, तर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। तो कहा जी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। किसने दिया था, लेवेजियर ने दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं चार्ल्स का नियम क्या होता है। तो नियत दाब पर दाब का होता है जी, नियत रहता है और वॉल्यूम टेम्परेचर का क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये होता है चार्ल्स का नियम। चलिए जानते हैं बॉयल्स नियम क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ आता है बॉयल्स नियम। तो बॉयल्स नियम में क्या होता है जी, टेम्परेचर क्या होता है, नियत होता है, टेम्परेचर फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम प्रेशर के जस्ट रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। कंप्लीट। आइडियल गैस PV = nRT होता है। ठीक है, हेनरी लॉ क्या होता है, देखिए जब ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हेनरी लॉ, समझते हैं। इसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन ऑप्शन में दिया गया, देख लेते हैं। तो जो प्रेशर होता है, गैस का प्रेशर होता है किसी विलयन में, गैस का आंशिक जो प्रेशर होता है ये मोल के क्या होता है जी, समानुपाती होता है। मोल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी समझते हैं, किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब जो होता है, प्रेशर होता है, ये मोल यानी नंबर होते हैं उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। हेनरी का नियम बोलता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का नियम के बारे में जानते हैं। ऊष्मागतिकी का देखो जी, कुल 4 नियम होते हैं। ठीक है, एक शून्य नियम होता है, प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम और तृतीय नियम होता है। कंप्लीट। चलिए जानते हैं थोड़ा शॉर्ट में ये सब क्या क्या सब नियम होते हैं। तो पहला होता है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। इसमें क्या होता है जी, तो इसको एक और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, शून्य को जानते हैं ऊष्मीय साम्यावस्था नियम। पूछा जाएगा कि ऊष्मीय साम्यावस्था नियम किसे कहा जाता है, साम्य अवस्था नियम। तो ये किसे बोलते हैं जी, ऊष्मागतिकी के शून्य नियम को। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि ताप की गति का नियम किसे कहा जाता है, तो शून्य नियम को भी ताप की गति का नियम कहा जाता है। कंप्लीट। इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए 3 पदार्थ है ABC, अगर इसका टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसका 30 डिग्री सेल्सियस है और तीनों को किसी बंद चीज़ में यानी फ्रिज में रख देते हैं, तो तीनों का जो टेम्परेचर हो जाएगा एकदम इक्वल हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा जी, मान लीजिए 25-25 तीनों का तीनों 25-25 हो जाएगा। यानी ऊपर जितने भी हायर टेम्परेचर होते हैं वो लोअर टेम्परेचर की ओर गति करते हैं। कंप्लीट। चलते हैं सेकेंड यानी प्रथम नियम। ठीक है, जानते हैं प्रथम नियम क्या होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। तो एग्जाम में आएगा कि प्रथम नियम है, इस तरह से आएगा। इसको क्या बोलते हैं जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। किसे जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। एग्जाम में आएगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊष्मागतिकी कौन सा नियम है जी, तो प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। आपको पता होगा जी, इसमें क्या होता है, न तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है न ही ऊर्जा को निर्माण किया जा सकता है। सिर्फ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल को जलाते हैं, तो पेट्रोल को जलाने कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है, और जलने के बाद वो क्या होता है जी, उसमें ऊर्जा में चेंज होता है।
और कुछ क्या होता है, वायुमंडल में CO2 के रूप में रिलीज हो जाता है। कंप्लीट। चलिए देखते हैं ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम क्या होता है। ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम में क्या होता है जी, इसमें 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नियम देखते हैं, एक होता है केल्विन प्लांक। कौन सा जी, केल्विन प्लांक। समझते हैं केल्विन प्लांक क्या है। तो ऊष्मागतिकी के जो सेकंड नियम में 2 नियम होते हैं, केल्विन प्लांक होता है। तो केल्विन प्लांक क्या बोलते हैं जी, जब साइक्लिंग प्रोसेस होता है, समझते हैं, जब साइक्लिंग प्रोसेस में कोई ऐसा इंजन अभी तक नहीं बना है जो 100% हीट को वर्क में चेंज करते, इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोयला लिए, कोयला को जला दिया, तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, जब जला तो ये ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज हुआ, ठीक है। तो जितने भी ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज हुए, ये 100 के 100% ऊष्मीय ऊर्जा जो में चेंज हुआ उसको कार्य में नहीं नियम लागू कर सकते हैं। कुछ ऐसे परसेंट होंगे जो CO2 के रूप में वायुमंडल में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। यानी 100% ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, CO2 के रूप में बाहर वो जो जलाएंगे हम कोयला, वो कुछ CO2 के रूप में बाहर रिलीज होंगे, ठीक है। दूसरा इसमें नाम आता है जी सेकंड नियम में क्लासियस का कथन। देखते हैं क्लासियस का कथन कहा है जी, इसमें क्लासियस का बोला गया है, क्लासियस द्वारा क्या बोला गया था। तो क्लासियस बोलते हैं कि ऊष्मा हमेशा गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की ओर जाती है, ठीक है। गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की ओर आ जाती है, ऐसी किसी भी चीज़ की सहायता नहीं होती है। बट वही ऊष्मा ठंडी बॉडी से अगर गर्म बॉडी की ओर ले जानी है तो बाह्य बल की सहायता इसमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये होता है क्लासियस का कथन। कंप्लीट। जान चुके हैं हम ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, प्रथम नियम, सेकंड नियम। अब जानते हैं थर्ड नियम क्या होता है, ठीक है जी। तो इस शॉर्ट में जानते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं इस पॉइंट को। तो ऊष्मागतिकी का जो थर्ड नियम होता है, इसमें ये पूछेगा, क्या पूछेगा जी, इसको लॉ ऑफ एंट्रोपी के नाम से जाना जाता है। एंट्रोपी क्वेश्चन पूछेगा कि लॉ ऑफ एंट्रोपी के नाम से ऊष्मागतिकी किस नियम को जानते हैं, तो थर्ड नियम को जानते हैं। कंप्लीट। फिर पूछा जाएगा कि लॉ एंट्रोपी ब्रह्मांड में पूरी कितनी होती है, तो पूरी ब्रह्मांड में लॉ एंट्रोपी कितनी होती है जी, 0 होती है। कंप्लीट। इतना याद रखिएगा, बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है जी, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है H2O2 के साथ जल का निर्माण। बहुत आसान है जी, जब H2O2 के साथ जल बनाएगा, H2O बनाएगा, तो भाई तो सही है, 2 पदार्थ मिलकर, 2 तो मिलकर एक बनाए हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, नहीं पूछा गया है। प्राकृतिक गैस का जलना, तो ये CH4, जिस ऑक्सीजन के प्रयास में जला देंगे इसको, तो क्या जी CO2 और H2O और ऊष्मा रिलीज होगी, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये भी नहीं हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, आ जाते हैं पहले इसको। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है जी, बुझा हुआ चूना बनाता है। तो बोलिए क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, तो हाँ जी, ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। पूछा गया नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे, हटाते हैं पहले इसको। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl2, जब इसमें हम सूर्य का प्रकाश देते हैं तो ये Ag और Cl2 में टूट जाता है, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं इसको। कंप्लीट। ये नहीं होता है जी यहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा अभिक्रियन, तो अपघटन अभिक्रिया हो रहा है। और कौन सा जी, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के द्वारा ये टूट रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कौन सा अभिक्रिया है, ये संयोजन नहीं है, ये अपघटन अभिक्रिया। कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पाद में टूटता है, तो जब ये टूटेगा तो अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। कंप्लीट। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार कौन सा कथन सही है। तो कौन सा हो जाएगा जी, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सृजन होता है ना जी। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। हाँ, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा जी बी। रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है न ही इसको विनाश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लेवजियर बोला था। कंप्लीट। रसायन विज्ञान का फादर बोला जाता है उनको।
क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कि निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों का आदान प्रदान किस में होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, अगर देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया का। NaCl का रिएक्शन हम कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्या प्राप्त हो जाएगा जी? ये हो जाएगा मेरा AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, देख लीजिएगा आप। तो इसमें देखो जी, ये आपका प्लस चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, ये प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज हो जाएगा। तो सोडियम देखो जी, क्लोरीन को हटाकर किसके साथ जा रहा है? नाइट्रेट के साथ जा रहा है। ये सोडियम नाइट्रेट के साथ जा रहा है, तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लोरीन किसके साथ जा रहा है जी? तो क्लोरीन जा रहा है यहाँ पर सिल्वर के साथ जा रहा है। कंप्लीट। तो आयनों का आदान प्रदान किस में होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, वो अभिकारक में होता है। ठीक है, इसमें होता है अभिकारक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला गया है जी? संतुलित कौन सी अभिक्रिया इसमें संतुलित है? ठीक है, देखते हैं नंबर ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए, तो ये हमारा हुआ जी अभिकारक, ये मेरा हुआ उत्पाद। तो अभिकारक में कुल जो अणुओं की संख्या होगी तत्वों की और उत्पाद में सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कॉपर इधर कितना है जी? तो कॉपर इधर 3 है, कॉपर इधर भी 3 है। कंप्लीट, इधर सही है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? एक ऑक्सीजन भी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है जी? 4 है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे बी नंबर ऑप्शन। कॉपर यहाँ पर 3 है, सही है। कॉपर यहाँ पर 3 है, भी सही है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, देखिएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन कितना है जी? तो 3 दूना के 6 हाइड्रोजन है, तो 3 दूना के 6 यहाँ हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया का है जी संतुलित है। ठीक है, और जो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको कंकाल अभिक्रिया भी समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया है, देखते हैं। किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो ये आसान क्वेश्चन जी, अभी पीछे देखें। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं उसमें क्या जी? आयनों का आदान प्रदान उसमें होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला गया है। मैग्नीज ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम किसके साथ जी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होगा? देखो जी, तो देखो जी फिर से देखते हैं। हाँ, मैग्नीज है तो मैग्नीज यहाँ पर है, क्लोरीन है तो क्लोरीन भी यहाँ पर है। क्या इसमें हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन दिख रहा है उत्पाद में जी? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ अधूरा है हमारा रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा गलत। सी देखते हैं जी, क्लोरीन, केवल क्लोरीन। भाई केवल क्लोरीन कैसे हो सकता है उत्पाद में जी? सभी का सभी एलिमेंट आना चाहिए, और केवल H2O, तो हमारा मैग्नीज कहाँ चला जाएगा? यानी जो एलिमेंट हमारे अभिकारक में है वही एलिमेंट उत्पाद में भी आएंगे। ऑप्शन नंबर इसी के साथ क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन गैस और जल प्राप्त होता है। ठीक है, उत्पाद के रूप में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जो अभिक्रिया है संतुलित करना है। ठीक है, तो आसान बात होती है जी। इधर कितना है? आयरन 1 है। ठीक है, इधर देखो जी, ये अब संतुलित कैसे करेंगे? ऑप्शन चलते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन से। आयरन कितना है जी? 2 है। आयरन यहाँ 3 है, गलत हो जाएगा जी, संतुलित नहीं है। आयरन यहाँ 4 है, आयरन यहाँ पर 3 है, ये भी संतुलित नहीं है। आयरन यहाँ 3 है, आयरन यहाँ 3 है। यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है जी? हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 4 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। आयरन कितना है? 3 है। आयरन 3 है तो आयरन भी यहाँ पर 3 है। हाइड्रोजन 8 है तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 8 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है। कंप्लीट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये रासायनिक समीकरण क्या है हमारा? संतुलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 में क्या बोला गया है? जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे चूने में परिवर्तित होता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो किस में टूटता है जी? तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये होता है आपका चूना पत्थर, ये होता है जी बिना बुझा हुआ चूना, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है। ठीक है, जो दूधिया कलर में चेंज करता है। तो क्या पूछा गया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एगो पदार्थ था, 2 में टूट गया, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा जी? अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया होगा। देखते हैं 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन। 59 में क्या बोला गया है? ये भी संतुलित करना है।
आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखते हैं ऑप्शन से बनाया जाएगा। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, एल्युमिनियम भी यहाँ पर 2 है। सल्फ़र यहाँ पर देखिए जी, ये सल्फ़र जो दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 है। इधर देखते हैं सल्फ़र कितना है। यहाँ पर सल्फ़र देखो जी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई है सल्फ़र, तो ये भी सल्फ़र क्या है 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है 4 और 3, 4 3 12 है। इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पर 4 और 4 3 12 है, ऑक्सीजन भी उतना है। बेरियम कितना है 3 है, इधर बेरियम भी 3 है। क्लोरीन यहाँ पर 3 दूना का 6 है, तो क्लोरीन देखेंगे 3 दूना का 6 है। और जी तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। यही हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। कंप्लीट। चलते हैं, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी कैसे गलत है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पर 4 है, एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पर 3 है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, एल्युमिनियम 2 है। सल्फ़र यहाँ पर कितना है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई है, तो सल्फ़र यहाँ पर देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर तक सही है। ऑक्सीजन कितना है 4 3 12 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है जी 4 3 12 है, यहाँ पर सही है यहाँ तक। बेरियम कितना है जी 2 है, यहाँ पर बेरियम 3 है, तो यहाँ हो जाएगा गलत। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। बहुत आसान होता है संतुलित रासायनिक क्रिया चुनने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 में क्या बोला गया है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो दो गो पदार्थ एक का निर्माण कर रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया है जी, संयोजन अभिक्रिया। कंप्लीट। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्या बोला गया 61 नंबर क्वेश्चन में, जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3, तो इसको यहाँ पर ए पुट कर लेते हैं, प्लस लग रहा है तो इसको बी पुट कर लेते हैं, इसको सी और प्लस के बाद यहाँ पर डी। ठीक है, देखिए संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक की जो अभिक्रिया होती है संतुलित करने का नियम क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर अभिकारक में एलिमेंट दिख रहे हैं उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो Fe दिख रहा है, आयरन दिख रहा है, उसके बाद हाइड्रोजन दिख रहा है, और उसके बाद क्या ऑक्सीजन दिख रहा है। कंप्लीट। चलो जी तीनों पार्ट को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कितना है जी, यहाँ पर अणु 1 है, ए में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कंप्लीट। तो यही देखना है, यहाँ पर जो आयरन है इधर तो आयरन यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ए में मल्टीप्लाई तो ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उत्पाद में आयरन कितना है, तो 3 है, 80 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 3C हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3C। कंप्लीट। वैसे ही हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 में 20 से मल्टीप्लाई तो 2B हो जाएगा। इधर कितना हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 में D से मल्टीप्लाई तो 2D हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा D, यानी जितना B होगा उतना ही D होगा। ठीक है, देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, अब B से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा B। ऑक्सीजन इधर कितना है, तो 4 है, अब 4 में C से मल्टीप्लाई तो 4C। अब देखिए इसमें से ABC जो ABCD दिख रहा है उसको हम क्या जी बोलनी, हम क्या पुट कर देते हैं, किसी को 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलो जी हम यहाँ पर C को कितना लेते हैं 1 ले लेते हैं। पुट A इक्वल टू मिस्टेक C इक्वल टू कितना जी 1, A इक्वल टू भी 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 1, यानी कितना A इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। A इक्वल टू 3 हो गया, C इक्वल टू 1 हो गया, अब B इक्वल टू क्या है D है, तो B इक्वल टू 4। A का वैल्यू कितना लिया है हम, A का वैल्यू यहाँ पर 3 आया है, कितना है जी A का नहीं जी, ये नहीं सिंगल है जी, तो C का वैल्यू कितना लिया है, तो 1 लिया है 1, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो B इक्वल टू अगर 4 है तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। कंप्लीट। चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो A इक्वल टू कितना है हमारा 4 आया है, B इक्वल टू कितना है मिस्टेक A इक्वल टू 3 है ना जी, A इक्वल टू 3 आया है, B इक्वल टू 4 आया है, C कितना आया है, C 1 पुट किए हैं तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। D का वैल्यू कितना आया है जी 4 आया है, कितना आया जी 4 आया है। इस तरह से पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो कुल कितने अणु होंगे। ठीक है, क्या पूछा गया क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जल के कितने अणु होंगे, तो जल के कुल कितने अणु होंगे जी 4 अणु होंगे। आंसर क्या हो जाएगा जी 4। कंप्लीट।